तो मेरा प्रश्न ये है कि क्या सामान्य वर्ग के से 16% खाली रखे गए हैं, बाकी बहुजन समाज के पद सभी हैं 50-51% से लेकर 69% तक, क्यों उनकी भर्ती नहीं की जा रही बैकलॉग? विनय कुमार पाठक जी वो वाइस चांसलर हैं जो एक समय में पिछले साल तक एक साथ वो 5 या 7 विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर थे। सरकार की मंशा है, उनकी कूटनीति है कि बहुजन समाज के लोग इन पदों पर ना आ पाए। मेरी नाराजगी कहिए या रोष कहिए, हमेशा है और तब तक रहेगा। नमस्कार, आज हमारे साथ मौजूद हैं आशीष प्रताप सिंह जी, जो सेवता विधानसभा से प्रभारी हैं और पूर्व प्रत्याशी भी हैं। सर, स्वागत है आपका। बहुत बहुत आभार महेंद्र जी। सर, पिछले इंटरव्यू में आपसे चर्चा हुई थी विस्तृत यूजीसी पे, तो अभी जो है माननीय उच्चतम न्यायालय ने इस पे रोक लगा दी, तो क्या कहना है आपको? महेंद्र जी, संविधान में जो 4 मुख्य पिलर बनाए गए हैं, कार्यपालिका, न्यायपालिका, पत्रकारिता, है ना, तो उसमें न्यायालय सबसे शक्तिशाली टूल है। वो संस्था है जिसने हर आम नागरिक को वो ताकत दी है कि अपने न्याय की लड़ाई वो लड़ सके, अपने हित की बात वो कर सके। इसी क्रम में जब यूजीसी का प्रकरण चल रहा था, उस प्रकरण में जो लोग भी उस बिल से असहमत थे, खास तौर से सामान्य वर्ग के लोग इसमें असहमति दिखाई उन्होंने। हालांकि इतना कोई बड़ा मुद्दा नहीं था, लेकिन फिर भी अगर उनको लगता है कि उनका हित नहीं हो रहा था, तो वो सुप्रीम कोर्ट के पास गए हैं और उन्होंने मीनवाइल अभी स्टे लगा दिया है। बाकी जो निर्णय होगा वो सभी को स्वीकार्य होगा। तो जब स्टे ही लगाना था तो बिल लाया ही क्यों गया था? देखिए, इसके 2 राजनीतिक जवाब हो सकते हैं और एक सामाजिक जवाब हो सकता है, जितनी मेरी थोड़ी बहुत समझ है। अब आप बताइए कि आप राजनीतिक जवाब सुनना चाहते हैं या सामाजिक जवाब सुनना चाहते हैं? आप राजनेता भी हैं, तो देखिए, राजनीतिक जवाब में अगर आप मेरा सुनना ये चाहेंगे तो किताबों में पढ़ाया गया है कि अंग्रेज भारत में डिवाइड एंड रूल लेके आए, कूटनीति की राजनीति वो लेके आए, लेकिन मुझको लगता है इसकी नींव कहीं और नहीं, ये भारत में ही इसकी नींव पड़ी है। जो लोग समाज का वो वर्ग जो प्रिविलेज्ड क्लास रहा, जो जिसने देश के अधिकतम संसाधनों पे हमेशा कब्जा किए रहा, जब उस वर्ग को हम समता या समानता की जब बात करते हैं तो उसमें भी उसको डिस्क्रिमिनेशन लगता है। पहली चीज तो ये है, ये एक सामाजिक स्टेटमेंट है मेरा। तो शायद थोड़ा बहुत तकलीफ हुई, लेकिन यदि ऐसा था तो जो जिस कारणों को लेकर के वो गए हैं कोर्ट में, उसमें एक अमेंडमेंट की गुंजाइश थी अगर इतना संतोष था। लेकिन अगर आप जब राजनीतिक इसी पॉइंट पर अगर पूछेंगे तो जरा ये बताइए कि जहां हम अगर पार्टी राजनीति की बात करेंगे आप तो आप ही जरा सोचिए कि भारतीय जनता पार्टी में किस कूटनीति के तहत बहुजन समाज को अपने साथ खड़े होने का और भ्रमित करने का प्रयास किया, और विपक्ष के लिए मुश्किलें खड़ी की, और अंततोगत्वा क्या हुआ, बिल कोर्ट में चला गया। तो मतलब हमने ऐसा दांव फेंका कि जो लागू भी ना हो पाए और हमारा वोट कंसोलिडेशन हो जाए। आप ये देखेंगे अक्टूबर 9 की रैली के बाद जब बहन मायावती जी मुख्य धारा में आई दोबारा से और उन्होंने अपनी ताकत दिखाई और इधर महाराष्ट्र के चुनाव हुए, तब आपको साफ साफ दिखा कि इस समय भारतीय जनता पार्टी की राजनीति और हिंदुत्व वाली राजनीति और धर्म की राजनीति अब उतनी मजबूत नहीं रही। और ऐसे में जब यूजीसी बिल को लेके आए हैं
तो उन्होंने मुख्य रूप से ओबीसी एससी के हितैषी बनते नहीं दिखाने का प्रयास किया है। अच्छा। और हितैषी दिखाते हुए उन्होंने सामान्य वर्ग का विरोध देखा और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा उस पर स्टे लग गया। मतलब भैया मैं तो हितैषी हूं, लेकिन अब कोर्ट कर दिया तो अब क्या कर सकते हैं। जहां तक सामान्य वर्ग की बात है तो वो चाहे भी भाजपा का कितना विरोध कर ले, लेकिन भाजपा से अलग नहीं हो सकता। पूछे क्यों? क्या वो समाजवादी पार्टी में चला जाएगा? क्या वो बहुजन समाज पार्टी में चला जाएगा? 2-4% की बात नहीं कर रहा हूं मैं, इन जनरल उसको जाना भाजपा में ही है, क्योंकि वो अच्छी तरह जानता है कि इस बिल को कभी भी बसपा या सपा वापस नहीं लेंगे। लेकिन वो संविधान का सहारा लेकर के और सरकार का सहारा लेकर के, क्योंकि उन्हीं लोगों का डोमिनेंट है वहां पे, उन्हीं लोगों का दबदबा है, तब जो इस चीज को भुना सकते हैं। आज देखिए कि जो है वापस चीजें चलने लगी और जो वोट कंसोलिडेशन था वो उन्होंने काफी हद तक कर लिया। लेकिन भाजपा के लोग ये भूल गए हैं कि पिछले 10 वर्षों में बहुजन समाज के लोग, पिछड़े वर्ग के लोग, दलित वर्ग के लोग और जनजाति के लोग, उन लोगों ने जो भुगता है, जो रोजगार से हाथ धोए हैं, जो उन्होंने समस्याएं झेली हैं, जो फर्जी मुकदमे झेले हैं, जो उनके साथ अन्याय हुआ है, वो कभी नहीं भूल सकते हैं। भाजपा इस भूल में है कि इस पत्ते को चल करके वो जो है बहुजन समाज को वापस ठग सकती है 27 में, तो ऐसा नहीं है। ये एक विफल प्रयास है उनके द्वारा, लेकिन सत्ता है तो जिसके पास पावर है वो चाल तो चल ही सकता है। और सामान्य वर्ग वापस भाजपा में चला गया है। आप देखिए सोशल मीडिया पे फिर से वो गुणगान करने लगा। लेकिन इससे दो बात निकल के आती है, खास तौर से बहुजन समाज के लोगों को समझना चाहिए कि उनकी ताकत, उनका स्वाभिमान, शिक्षा, संवैधानिक अधिकार और देश की जितनी संस्थाएं हैं उनमें स्थान बनाकर ही संभव है, न कि किसी अन्य धार्मिक राजनीति के चंगुल में फंसकर उनका उद्धार संभव है। सामाजिक समता और न्याय के बारे में आपके क्या विचार हैं? देखिए, आपने इस सवाल का खुद उत्तर दे दिया है। समता और न्याय, ये वास्तविक रूप से जो सारा संघर्ष चल रहा है, ये समता और न्याय पाने का ही चल रहा है। अच्छा। चाहे बाबा साहब अम्बेडकर ने जो संविधान लिखा, उसका आधार भी समता और न्याय रहा। मानवर काशीराम साहब ने जो मूवमेंट चलाया, उन्होंने BS4 की स्थापना की, फिर बाद में उन्होंने BSP की स्थापना की, सत्ता की लड़ाई लड़ी, फिर बहन मायावती जी उस कारवां को आगे लेके आज चल रही हैं। इन सारी ही स्थितियों में जो चीज आप पाएंगे वो ये है कि राजतंत्र खत्म होने के बाद जब जनतंत्र 15 अगस्त 1947 को लागू हुआ, तो उस जनतंत्र को लागू होने के बाद संविधान लागू किया गया और वो संविधान हर एक व्यक्ति के लिए समान था। ये एक आम नागरिक, आम बहुजन व्यक्ति को प्रवेश को तो पहले से ही अधिकार प्राप्त था, लेकिन जो आम नागरिक था, जो पिछड़ा था, जो दलित वर्ग में आता है ना, जो गरीब था, जो वंचित वर्ग था, उनके अधिकार संविधान ने उनको दिया। अब बाबा साहब ने एक बात और कही थी कि मैं ये जो संविधान की किताब देके जा रहा हूं, यदि इस पर बैठने वाले लोग, इसको लागू करने वाले लोग स्वच्छ नियत के नहीं होंगे, या जो सरकारें इसको लागू करेंगी उनकी नियत सही नहीं होगी, तब भी बहुजन समाज के लोगों को अधिकार और सम्मान, समता नहीं मिल पाएगी। अब सवाल यह है कि किन चीजों का अधिकार, तो उसका उत्तर यह है कि देश में, प्रदेश में जितने भी संसाधन सरकारी हैं या प्राइवेट हैं, तो हम यहाँ सरकारी की बात करेंगे, चाहे सत्ता में भागीदारी हो या प्रशासन में भागीदारी हो, शिक्षा के क्षेत्र में भागीदारी हो या ठेके पट्टे में हो, यानी वो सारी चीजें जो एक आम व्यक्ति को
भागीदार बनाती हैं, उसके विकास में सहयोगी होती हैं। उन पर अगर जो हिस्सा मिलना है वो उसका बंटवारा जब तक समुचित रूप से नहीं होगा तब तक ये चीज नहीं आएगी। आजादी के इतने सालों बाद भी अगर आप देखेंगे तो जितने भी सरकारी संस्थान हैं या शिक्षा संस्थान के जो प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर जैसे पद हैं, या उच्च शिक्षा में यानी कि मास्टर्स और पीएचडी या पोस्ट डॉक जैसी जो क्लासेज हैं एजुकेशन में, इसके अलावा जब आप प्रशासनिक सेवाओं में आप देखेंगे, उन सब में एक सीमा के बाद आज भी बहुत सारे पद खाली हैं, लेकिन उनमें भर्ती नहीं होती है। क्यों नहीं भरे जा रहे? मैं आ रहा हूँ आपके आगे। आज भी खाली है और सरकारें आरक्षण को अपने हिसाब से तोड़ मरोड़ कर इस प्रकार से उपयोग कर रही है कि बहुजन समाज आज भी उन अधिकारों से वंचित है। जैसे अभी 7-8 साल पहले जब 69,000 शिक्षक भर्ती को आए हुए इतने वर्ष हो गए हैं, दूसरी सरकार चलने लगी है, लेकिन अभी तक उसमें कोई अभी भी उसका विरोध प्रदर्शन चल रहा है। बच्चे जो है लाठियां खा रहे हैं। अब आप सोचिए, वो शिक्षक जो आज लाठी खा रहा है, उसकी मनोदशा, उसके दर्द को समझिए। वो हमारे लोगों के बीच के लोग हैं और एक समय के बाद कह दिया जाएगा कि वो ओवर एज हो गए हैं। शिक्षक जहां एक तरफ सरकार कहती है कि एक दोहा लिखा जाता है कि गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु, और दूसरी तरफ जो लोग शिक्षक बनना चाह रहे हैं उनको सरकार लठिया रही है। एक तरफ श्लोक दोहे पढ़ाए जाते हैं कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पाए, बलिहारी गुरु आपनो गोविंद देव बनाए। पढ़ा ये रहे और कर आप ये रहे, लाठियां मार रहे हैं। तो इसका मतलब है कि जो किताबों में आपने लिखा है वो समाज में नहीं है, ना आपकी नीतियों में है, और जो नीतियों में है, जो किताब जो समाज में है, वो कभी किताबों में लिखा ही नहीं गया। तो जो नहीं लिखा गया है और जो समाज में है, लड़ाई वो लड़ने की जरूरत है, और वो लड़ाई तब तक जारी रहेगी जब तक हर उस जगह पर आम जनमानस, गरीब, वंचित, शोषित, पिछड़ा अपनी कुर्सी पे बैठ नहीं जाता। ये कोई लड़ाई एक दिन की नहीं है, या मेरे आपके या किसी टॉक शो में आकर के ये लड़ाई नहीं जीती जा सकती है। ये हमारी लड़ाई रोज सुबह जगकर और रात को सोने तक के बीच की लड़ाई है, जो हमें रोज सुबह उठ के लड़ते हैं, अपने आप को सिद्ध करने की, अपने आप को आगे बढ़ाने की, अपने लोगों को आगे बढ़ाने की, लोगों को मोटिवेट करने की, ये वो लड़ाई है। आरक्षण पर आपके क्या विचार हैं? देखिए, आरक्षण पे विचार देने के लिए ऑलरेडी बाबा साहब अपने विचार दे चुके हैं, काशीराम साहब अपने विचार दे चुके हैं, बहन जी अपने विचार देती रहती हैं, देश का, समाज का प्रबुद्ध वर्ग अपने विचार देता है, और मैं बहुत तुच्छ प्राणी हूं इस बात का उत्तर देने के लिए। लेकिन फिर भी अगर आपने सवाल पूछा है तो आरक्षण के बारे में मैं सिर्फ इतना बात कहूंगा कि जब तक हर स्तर पर नीचे से लेकर के ऊपर तक सरकारी संसाधन, शिक्षा के संसाधन, प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर, टीचर्स, प्रशासनिक सेवाएं, इन सभी में हर स्तर पर जब तक हर समाज, बहुजन समाज, वंचित समाज के लोगों की भागीदारी संख्या के अनुरूप नहीं पहुंचेगी, तब तक ये आरक्षण सही मायने में फलीभूत नहीं होगा। मेरी नाराजगी कहिए या रोष कहिए, हमेशा है और तब तक रहेगा जब तक समाज एक दूसरे की न्याय की लड़ाई नहीं लड़ना सीखेगा। जैसे अभी यूजीसी का मामला हुआ तो एक सुर में सामान्य वर्ग ने विरोध किया, हमें इससे कोई दिक्कत नहीं है, हर वर्ग को
विरोध करना चाहिए अगर उनके साथ अहित होना हो रहा है। लेकिन यदि आप न्यायप्रद हैं, वास्तव में न्याय करते हैं, आप न्यायिक विचार रखते हैं, तो मेरे पास कुछ डेटा है, मैं आपको दिखाता हूं। अब तक विश्व भारती जो शांति निकेतन है हिंदी भवन, उस पर टोटल वाइस चांसलर 22 हुए हैं। ठीक, उनके नाम सुनाता हूं। पहले रहे हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, 1940 से लेकर के 1950 तक। दूसरे प्रोफेसर राम सिंह तोमर, तीसरे देवकीनंदन श्रीवास्तव, चौथे प्रोफेसर राम सिंह तोमर, छठे प्रोफेसर कड़िका तोपर, देवकीनंदन श्रीवास्तव, फिर सियाराम तिवारी, भोलानाथ मिश्र, सियाराम तिवारी, भोलाराम मिश्र, हरिश्चंद्र मिश्र, प्रोफेसर रामेश्वर मिश्र, हरिश्चंद्र मिश्र, मंजू रानी, मुक्तेश्वर नाथ तिवारी, चक्रधर त्रिपाठी, शैलेंद्र कुमार त्रिपाठी, शकुंतला मिश्र, रविन्द्रनाथ मिश्र, मुक्तेश्वर नाथ तिवारी, चक्रधर त्रिपाठी, सुभाष चंद्र राय। इतनी की लिस्ट है जो अभी वर्तमान में 2022 से कार्यरत हैं। तो मेरा प्रश्न यह है कि ऐसा क्यों नहीं है कि इस लिस्ट में कोई महार, कोई कहार, कोई प्रजापति, कोई पाल, कोई धनगर, कोई यादव, कोई पासी, कोई भार्गव 22 में से आज तक क्यों नहीं आया? देश की आजादी यानी कि 1940 से लेकर के 2022 तक। ये अब ये स्थिति तब है जब आरक्षण लागू है। अगर ना होता तो तब नीचे जो आपको नाम 2-4 दिख जाते हैं वो भी दिखाई नहीं पड़ते। ये तब है जब 21% का आरक्षण आजादी के समय से लागू है और मंडल कमीशन 1992 से लागू है, तब ये स्थिति है। आपको इससे ज्यादा स्थिति बताता हूं। कुछ उत्तर प्रदेश की बात कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश में केंद्र में के जो विश्वविद्यालय हैं उनमें से 1 2 3 4 5 विश्वविद्यालय हैं जिसमें एक भी बहुजन समाज से, पिछड़ी वर्ग से, वंचित वर्ग से, दलित वर्ग से नहीं है। ठीक है, जिसमें अलीगढ़ विश्वविद्यालय में जो मुस्लिम समाज से एक वाइस चांसलर हैं, बनारस में जैन समाज से हैं, इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय में श्रीवास्तव जी हैं, और जो BBAU लखनऊ है वहाँ जो है छत्री समाज से है, राजीव गांधी राष्ट्रीय उड्डयन विश्वविद्यालय केंद्र का उसमें भी छत्री से है। तो टोटल 87.09% जो है उत्तर प्रदेश के राज्य में जो है भागीदारी सामान्य वर्ग की है। केंद्र के जो विश्वविद्यालय उसमें 80% सामान्य वर्ग के लोग हैं। ये तब है जब आरक्षण लागू है। जब ये इस अन्याय के खिलाफ कोई आवाज, कोई सामान्य वर्ग क्यों नहीं कहता है? ये दर्द है मेरा। आपको कुछ नाम और बताऊंगा मैं अभी। दर्द सिर्फ यहां नहीं रुकता है, आगे भी है। जब हम सेंट्रल यूनिवर्सिटी में वाइस चांसलर के नीचे यानी कि असिस्टेंट प्रोफेसर और प्रोफेसर की बात करेंगे, ये डेटा आप RTI डाल देना, नहीं तो मैं भेज दूंगा आपको, स्क्रीन पे दिखा भी देना। पिछड़े वर्ग के टोटल पद जो हैं वो 2322 हैं, नोट कर लीजिएगा, जिसमें से 1838 भरे हुए हैं और 544 पद खाली हैं। आज तक नहीं भरे गए। प्रश्न है मेरा क्यों? ऐसा नहीं कि लोग हर साल नेट नहीं निकालते हैं, ऐसा भी नहीं कि हर साल PhD नहीं निकल रहे हैं। ये पद क्यों नहीं भरे जा रहे हैं? अगर पद नहीं भरे जा रहे हैं तो इसका मतलब उन संसाधनों का उपयोग क्यों नहीं किया जा रहा है? क्या उनकी केंद्र में भागीदारी को जानबूझकर कम किया जा रहा है या उनके डोमिनेंस को दरकिनार किया जा रहा है? तो इसके पीछे क्या साजिश? मैं पूरी बात कर लीजिए। SC समाज के तो टोटल पद हैं 1370, भरे गए हैं कुल मिलाकर के 1180, खाली आए हैं आज तक 190। क्यों? ठीक। ST वर्ग के 704 पद हैं जिसमें 595 भरे, 109 खाली हैं। मेरा प्रश्न है क्यों? ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी की बात है, केंद्र सरकार की बात कर रहा हूँ, जो केंद्र की नौकरियां हैं। वही प्रदेश पे तो मैं आया ही नहीं। एक सेकेंड, आते हैं एसोसिएट प्रोफेसर पे। एसोसिएट प्रोफेसर का मतलब होता है जिसके पास कम से कम 15 साल की नौकरी हो गई हो, दैट बिकम है एसोसिएट प्रोफेसर। ठीक है, ग्रुप ए सर्विसेज में आ जाते हैं। इसमें पिछड़े वर्ग के लिए कुल पद हैं 883। ठीक है, भरे गए हैं सिर्फ 275, 608 खाली हैं। इसका मतलब आप जानबूझकर हिस्सेदारी नहीं दे सकते, यानी कि 69% सीट खाली। अच्छा। SC वर्ग में
कुल पद जो आरक्षित हैं वो 632 हैं, जिसमें से 308 भरे हैं और 324 खाली हैं। इसका मतलब 51% खाली हैं। हाँ, एसोसिएट प्रोफेसर में एसटी के लिए 307 हैं, इसमें 108 भरे गए हैं, 199 खाली, यानी 65% पद खाली हैं। जनरल के 3013 पद हैं, जिसमें से 2533 भरे हुए हैं, 480 खाली, यानी मात्र 16% खाली हैं। तो मेरा प्रश्न यह है कि क्या सामान्य वर्ग के से 16% खाली रखे गए हैं, बाकी बहुजन समाज के पद सभी हैं 51% से लेकर 69% तक, क्यों उनकी भर्ती नहीं की जा रही बैकलॉग की? ये एक नीतिगत धोखेबाजी है, ये एक राजनीतिक धोखेबाजी है, ये कूटनीतिक तरीके से उनको धार्मिक मामलों में, धार्मिक राजनीति में फंसाकर उनको मुख्य मुद्दों से भटकाने का, उस पूरे वर्ग को पीछे हैं तो पीछे ही रखने का षड्यंत्र है ये। अब आते हैं हम प्रोफेसर पे। टोटल जब सेंट्रल यूनिवर्सिटी में ही प्रोफेसर की बात होती है, तब ओबीसी वर्ग के 423 कुल पद हैं, जिसमें सिर्फ 84 भरे हैं, 339, यानी कि 80% पद खाली हैं उत्तर प्रदेश में। इसके अलावा एससी वर्ग के 308 कुल पद हैं, जिसमें 111 खाली हैं और 197 यानी 64% पद खाली हैं। ऐसे एसटी के हैं, जिसमें एसटी के 144 कुल पद हैं, जिसमें 24 भरे हैं और 120 खाली हैं, यानी कि 83% खाली हैं। वही सामान्य वर्ग के 1538 हैं, जिसमें 935 भरे हैं, 630 यानी 39% खाली हैं। इसका मतलब दोनों ही कैटेगरी में आप देखोगे सबसे ज्यादा पद उनके खाली हैं जो ओबीसी, एससी और एसटी के लिए रिजर्व थे, और वहीं पे सामान्य वर्ग के कम पद खाली हैं तुलनात्मक रूप से। तो जब पद जिनके हैं ज्यादा हैं तो डोमिनेंस किसका होगा? आप राजनीतिक विल ही नहीं है बराबरी देने की, ये लड़ाई इस बात की है, इस बात के लिए हम सबकी लड़ाई है। दुर्भाग्य की बात यह है कि समाज और जो बहुजन के लोग हैं वो समझ नहीं रहे। उनको लगता है कि उनकी प्राथमिकताएं अन्य चीजों में जाता है, जबकि प्राथमिकताएं देखते होता क्या है कि आप, एक अंग्रेजी में एक सेइंग है, रीड बिटवीन द लाइंस। आप वो मत देखो जो कहा जा रहा है, वो सुनने का प्रयास करो जो किया जा रहा है। तो ये जो डेटा मैंने आपको बताए हैं ये वो डेटा है। इसके अलावा मैं कुछ विश्वविद्यालयों के नाम पढ़ रहा हूं और उनके वाइस चांसलर के नाम पढ़ रहा हूं। पहला है बुंदेलखंड विश्वविद्यालय झांसी, जहां के कुलपति हैं प्रोफेसर मुकेश पांडे। भातखंडे संगीत संस्थान है, डीम्ड विश्वविद्यालय है लखनऊ में, रंजन कुमार हैं, आईएएस है उनका नाम। छत्रपति साहू जी महाराज विश्वविद्यालय कानपुर, प्रोफेसर विनय कुमार पाठक हैं। विनय कुमार पाठक जी वो वाइस चांसलर हैं जो एक समय में पिछले साल तक एक साथ वो 5 या 7 विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर थे। हाँ ठीक, उनके ऊपर बड़े गंभीर करप्शन के आरोप भी लगे, लेकिन मजाल है किसी कोई उनका कोई बाल विवाह का कल है, आज भी वो 2 विश्वविद्यालय के जो है वाइस चांसलर बने हुए हैं। बहुत मीडिया में चला था, लेकिन कुछ नहीं। तीसरा नाम पढ़ता हूं मैं आपको, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ, प्रोफेसर संगीता शुक्ला। एपीजे अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी जो बनी हुई है लखनऊ, प्रदीप कुमार मिश्रा। जन नायक चंद्रशेखर विश्वविद्यालय बलिया, प्रोफेसर कल्पना पांडे। केजीएमयू लखनऊ के जो है वाइस चांसलर विपिन पुरी साहब हैं। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अरबी एंड फारसी विश्वविद्यालय, प्रोफेसर विनय कुमार पाठक, द्वारा जो अभी मैंने बताया, अभी मैंने बताया ना 2 के हैं। और मदन मोहन मालवीय टेक्निकल यूनिवर्सिटी, प्रोफेसर जयप्रकाश पांडे। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ बनारस, प्रोफेसर आनंद की त्यागी। संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय लखनऊ, प्रोफेसर हरेराम त्रिपाठी। महाराजा सुहेलदेव राज विश्वविद्यालय, मतलब सरकार ने विश्वविद्यालय सुहेलदेव के नाम से खोला, और आज तक सुहेलदेव का कोई वंशज प्रोफेसर और चांसलर नहीं बन पाया। चांसलर हैं प्रदीप कुमार शर्मा जी उसके। अटल बिहारी वाजपेयी चिकित्सा विश्वविद्यालय लखनऊ, अरुण कुमार सिंह। बांदा कृषि एवं तकनीकी विश्वविद्यालय, प्रोफेसर नरेंद्र प्रताप सिंह। चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं तकनीकी विश्वविद्यालय। तो इस तरीके से मेरे पास बहुत पूरी लिस्ट है, जिसमें आप पाएंगे कि बहुजन समाज की भागीदारी 0 सन्नाटा है। अब आप कहते हैं कि आरक्षण है, आरक्षण है, कहां आरक्षण है? ये तो एक अघोषित आरक्षण है। क्या सरकार
यह व्यवस्थाएं ये कहना चाहती हैं कि बहुजन समाज के लोग इन कुर्सियों पे सुशोभित होते ही वे अच्छे नहीं दिखते। यह सरकार की मंशा है, उनकी कूटनीति है कि बहुजन समाज के लोग इन पदों पे ना आ पाए। इसका निर्णय समाज को लेना है कि वास्तव में उनका हित किसके साथ है, बहन जी के साथ है या वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी है उसके साथ है। सर, अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आप लोगों को ये चर्चा कैसी लगी, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दें। अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कर लें।